Assalamu alaikum class. Today we will discuss Introduction to Environmental Biology. It's your first lecture. The word environment is derived from French word. Environ means in circle and meant all around. ठीक है, ये समझ लग गई कि environment का word कौन सा है, फ्रेंच वर्ड से निकला है. ठीक है, environ का मतलब है इन सर्कल, किसी चीज को घेरना, और meant का मतलब ऑल अराउंड, तमाम तरफ से. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कि वो कंडीशंस जो कि बराह रास्त या क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. ठीक है, मेरी बात समझ गई यहां तक. अब देखें बेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करने का मतलब क्या है. सपोज करें इन्वायरमेंटल चेंज आया, स्मोक आ गई. ठीक है, ये क्या कर रही है, ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक रेट कम हो रहा है, उसके अलावा हमें इंसानों में काफ़ी आई डिजीज ये कर रही हैं. इसके रेसिप्रोकल देखें, इनडायरेक्टली क्या होगा, वो टोटली चेंज प्रोसेस होगा. उसमें क्या हुआ, इन पोल्यूशन आ गई. सपोज कोई भी मेटल की पोल्यूशन आ गई, अब वो क्या करेगी, डिजोल्व हुई वाटर में. ठीक है, वाटर पोल्यूशन का बायस बनेगी. वाटर पोल्यूशन से क्या, वो किसी भी एनिमल बॉडी में उसकी डेपोजिशन होना स्टार्ट हो गई. उस एनिमल बॉडी में उसकी डेपोजिशन के रिजल्ट में क्या होगा, वो एक्वेटिक लाइफ जो है, या वो फिश उसको ले लें, उसको इंसानों ने खा लिया. अब वो क्या होगी, वो ट्रांसफर कहाँ से होगी, इन्वायरमेंट टू वाटर, वाटर टू वो पोल्यूशन कहाँ, फिश में, और फिश से वो इंसानों में. तो देखिए कितना डिफरेंस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट्स के ऊपर. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या करती है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इफेक्ट करती है. अंडरस्टैंड. अब देखिए इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या है, बेसिकली सम ऑफ टोटल ऑफ एलिमेंट्स, कितने भी एलिमेंट्स इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनका सम. फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक भी. कंडीशंस इन द सराउंडिंग्स विच मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, जो क्या करती हैं, डेवलपमेंट पर भी असरात रखती हैं. एक्शंस और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इन सब चीजों के मजमूए को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं. अंडरस्टैंड. अब देखें बेटा, इसकी सेकंड ये भी चीज डेफिनेशन भी है, द कम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, सॉयल एंड लिविंग थिंग्स. बायोटिक फैक्टर्स बताया हुआ कौन सा है, ये जो सारी चीजें हैं, दैट कैन एक्ट अपॉन एन ऑर्गेनिज्म और एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी एंड अल्टीमेट डिटरमाइन इट्स फॉर्म एंड सर्वाइवल. ठीक है, यहां तक समझ आ गई. उसके बाद थर्ड डेफिनेशन इसकी एक और देख ले. इट इज एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं. बेसिकली आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन एक इन इजी फॉर्म, कि ऐसे फैक्टर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, उन्हें हम इन्वायरमेंट कहते हैं. अंडरस्टैंड. डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, किस चीज़ को रेफर करती है, ये इंटरेक्शन है किसके दरमियान,
फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के दरमियान। देखें बेटा, अब यहाँ ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन हमने इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर रहे हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़? जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है ना, ये इंटरेक्शन है, ठीक है, किस चीज़ का? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का। कि इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? कि दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स का आपस में इफेक्ट क्या है, ठीक है, फैक्टर्स का आपस में इफेक्ट क्या है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, कि एक फैक्टर दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। और इसी के साथ इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है रिलेशनशिप, कि एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, मेरी बात समझ गए? इसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को क्या कहते हैं? कि एक फैक्टर का या एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। मेरी बात समझ लग गई? इसके अंदर हम इफेक्ट्स को देखते हैं और इसके अंदर हम रिलेशनशिप को देखते हैं। अब देखें बेटा, इसके अंदर हम कौन, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का जिक्र करते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? फिजिकल कंपोनेंट्स एयर, लाइट, टेम्परेचर, ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। और केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएगा लेवल ऑफ ऑक्सीजन, पीएच, सैलिनिटी इन वाटर, सॉरी सैलिनिटी इन सॉइल, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? केमिकल कंपोनेंट्स के अंदर। अंडरस्टैंड? अब सेकंड पॉइंट देखें, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है ना, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो इश्यूज हैं, उसके अंदर जो मेन कौन कौन से हैं? पोल्यूशन सबसे मेजर इशू, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर ब्रॉडर इश्यूज। इसके अलावा दूसरे बहुत से इश्यूज जो हैं वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर ही आ जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, उसके अलावा पोल्यूशन भी हमारा डिस्कशन हो गई। ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं ये सारे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाएंगे। इसके देखें इकोलॉजिकल इश्यूज कौन से हैं? इकोलॉजिकल इश्यूज है पॉपुलेशन साइज, कि पॉपुलेशन साइज किस तरह बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी, उसकी किस्म, कि जो चीज़ें बढ़ रही हैं कौन सी इकसाम है, डाइवर्सिटी कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि कौन से रीजन में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एंड आल्सो कंपटीशन बिटवीन देम, उनके दरमियान सर्वाइवल के लिए जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है। ये बात समझ लग गई यहाँ तक? अब उसके बाद देखें, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को ही स्टडी करते हैं। कौन से फैक्टर? वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जो इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। और इकोलॉजी के अंदर हम कौन से फैक्टर्स को स्टडी करते हैं? लाइफ प्रोसेसेस को, डिस्ट्रीब्यूशंस को, अडाप्टेशंस को एंड बायोडाइवर्सिटी को, कि एक लिविंग या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस इन्वायरमेंट में किस तरह सर्वाइवल करता है, उसके अंदर क्या अडाप्टेशंस आती हैं। अब ज़ीरोफाइट्स देख लें, इनकी अडाप्टेशंस डिफरेंट है इन्वायरमेंट के हिसाब से। उसके अलावा दूसरे प्लांट्स जो हैं मीजोफाइट्स, वो और तरह से सर्वाइवल करते हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स भी देख लें कि ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। इसी तरह पोलर रीजन्स के जो एनिमल्स हैं वो पोलर एरियाज में ही पाए जाएंगे। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी और इनकी इकसाम, ये सारे हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आई? ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं ना, वो बेसिकली दो तरह के हैं। कौन कौन से? बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। देखते हैं बेटा, बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स,
एनिमल, बैक्टीरिया। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, वो सारी बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। ठीक है, इनको हम बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। कौन कौन से हैं ये? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स Producers are also known as autotrophs. Autotrophs कौन से होते हैं? जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है? प्लांट्स हैं। अब देखिए क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड एनर्जी। वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये तो समझ लग रही है ना, प्लांट्स का जिक्र आया। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा लेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और वाटर एंड सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या कराएंगे? अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइफ फॉर्म। It is because in the early days of a region they were not consumer to feed on. इनको प्रोड्यूसर्स को क्या कहा जाता है? इनको इनकी की सबसे पहली लाइफ फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि जब शुरू वाले ओरिजिन के जो अर्ली डेज थे ना, तब कंज्यूमर्स नहीं होते थे। ठीक है, जो क्या करते थे इनके ऊपर फीड कर सकेंगे। ठीक है, अगर कंज्यूमर्स होते पहले, ये तो डेफिनेटली हमें समझ आ रही इस बात की कि अगर कंज्यूमर्स पहले होते मौजूद तो सर्वाइवल तो मुश्किल था। क्यों? कंज्यूमर ने क्या खाना था? अगर प्रोड्यूसर्स आए हैं, उन्होंने फूड को मैन्युफैक्चर किया है, तो ही कंज्यूमर्स ने उसको खाना स्टार्ट किया है। अंडरस्टैंड? अब देखें बेटा, प्रोड्यूसर्स की आगे फर्दर 2 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो मीन लाइट। ठीक है, ऑटोट्रॉफ who manufacture their own food। तो देखिए बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होंगे? कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, लाइट को यूज करके अपनी खुराक तैयार करते हैं, उसे हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दे यूज सनलाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज सोर्स ऑफ कार्बन। लाइट को उन्होंने किस सोर्स के लिए यूज करना है? एनर्जी के सोर्स के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड को किस सोर्स के लिए इस्तेमाल करना है? सोर्स ऑफ कार्बन के लिए। अंडरस्टैंड? दे मोस्टली यूज द पिगमेंट क्लोरोफिल फॉर कैप्चरिंग द फोटॉन्स फ्रॉम द सन। बेटा यहां पर टर्म यूज हुई है फोटोन। व्हाट इज फोटोन? एनर्जी पैकेट्स ऑफ, एनर्जी पैकेट कह लें इसको, कि सूरज से जो लाइट आती है ना, वो डायरेक्ट नहीं आ रही, बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में आती है। लाइट के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। सिमिलरली देयर आर आल्सो पिगमेंट लाइक rhodopsin and carotenoids which are found in some bacteria, algae and phytoplankton. They are used for photosynthesis। और देखें वो इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बाद फोटोसिंथेसिस के बाद यहाँ पर वो क्या करते हैं? एसेंशियल थिंग्स लाइक शुगर, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह वो इन चीज़ों से बना लेते हैं। अंडरस्टैंड? इसकी एग्जांपल देखें, ग्रीन प्लांट, ग्रीन अल्जी एंड सम बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है? दे यूज केमिकल एजेंट्स लाइक हाइड्रोजन, आयरन एंड सल्फर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है? इन्होंने केमिकल एजेंट्स हाइड्रोजन को, आयरन को या फिर सल्फर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना है। ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, और कहां पाए जाएंगे? बॉटम्स ऑफ द ओशन
कहाँ पर? बॉटम में पाए जाएंगे और इन एसिडिक हॉट स्प्रिंग और गर्म पानी के चश्मों में। इनका बेसिक काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, क्या चीज़ें हैं ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन इनका बेसिक काम है। इनकी एग्जाम्पल्स में आता है मिथेनोजिन्स। ये क्या होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस के जरिए? कीमो ऑटोट्रोपिक मेथड के जरिए। ठीक है, मेरी बात समझ लग गई? ये क्या करते हैं? ये एनर्जी सोर्स के लिए आयरन, सल्फर या फिर हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? ये बेटा फर्दर आप करते हैं। कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या है बेटा? अब देखें, प्रोड्यूसर्स ने खुराक बनानी है और कंज्यूमर्स ने क्या करना है? उनको यूज़ करना है। इन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जो अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते। ठीक है, इनकी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? हर्बीवर्स, कॉर्निवर्स एंड ओमनीवर्स। जो हर्बीवरस हैं वो कौन से हैं? हर्ब बॉटनी एज बॉटनी के स्टूडेंट होने के साथ साथ आपको हर्ब से देखें, हर्बीवर्स कौन कौन से होंगे? कि वो जानदार जो सिर्फ हर्ब्स खाएंगे, ग्रीनरी को खाएंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? हर्बीवोरस कहेंगे। ठीक है, एनिमल्स लाइक काओ, बफलो, गोट विच डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, जो क्या करते हैं? फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स क्या है? एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स विच आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। जो क्या करते हैं? जो गोश्त खाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हर्बीवोरस पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपनी खुराक के लिए। ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देखें बेटा, पौधों ने खुराक तैयार की, पौधों से खुराक तैयार करके किसने खाई? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाई। प्राइमरी कंज्यूमर्स के खाने के बाद प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खा लिया? सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खा लिया। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद थर्ड टाइप आएगी ओमनीवर्स। ओमनीवर्स क्या होते हैं? एनिमल लाइक डॉग, कैट विच ईट डिपेंड ऑन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो क्या करते हैं? एनिमल्स और प्लांट दोनों को ही खा लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनीवर्स कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एनिमल्स क्या होंगे? अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ह्यूमन इंसानों की ले लें। इसके अंदर क्या होगा? ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। और ये इनकी एग्जांपल्स में ओमनीवर्स की एग्जांपल में आ गया। डिकम्पोजर्स। थर्ड फॉर्म कौन सी है? डिकम्पोजर्स। दे आर आल्सो नोन एज डेट्रिटोवर्स। ठीक है, हम क्या कहते हैं? डेट्रिटोवर्स भी कहते हैं हम इन्हें। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर से की बॉडी है ना, उसको ये डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब करना, कंपोज का मतलब क्या है? कोई चीज को बनाना, और डिकम्पोज का मतलब क्या है? तोड़ना। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स या फिर कंज्यूमर की जो बॉडी है उससे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हैं? ये वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वाइटल रोल प्ले किस तरह करते हैं? ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल्स के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। समझ लगी मेरी इस बात की बेटा? अब देखें नेक्स्ट क्या होगा। अब ये जो सिंपलर फॉर्म है ये फर्दर यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, अगेन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। मेरी कम्प्लेक्स फॉर्म थी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की फॉर्म में, उसको उन्होंने क्या किया? सिंपलेस्ट फॉर्म में
कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर कौन कौन से होते हैं, डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स एंड फ्लाइज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, अब कंपोजिशन कैसी होती है, जब एक एनिमल क्या होता है, डाई मरता है, दे गेट डिकम्पोज्ड, वो क्या होना शुरू हो जाता है, उसकी डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से, डीकम्पोजर्स की वजह से। डीकम्पोजर कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स और फ्लाइज वगैरह क्या करती हैं, डीकम्पोजिशन करती हैं। इवन के प्लांट्स फ्रूट्स स्टार्ट फ्रूटिंग, ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, ये भी गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। किसकी वजह से, डीकम्पोजर्स की वजह से। उसके अलावा ये डीकम्पोजर्स हैं, ये मेजर रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, मेटाबोलाइजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, सबसे मेजर एग्जांपल फंजाई आ जाती है इसके अंदर, जिसको जो किसी हम क्या कहते हैं, मशरूम्स। यहाँ तक किसको समझ आई है, आगे देखते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। अब देखिए, पहले हमने बायोटिक फैक्टर्स देख लिए, अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हम एबायोटिक फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। एन एबायोटिक फैक्टर इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम का जो नॉन लिविंग पार्ट है ना, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट शेप इट्स एनवायरनमेंट। तो जो नॉन लिविंग पार्ट है ना इकोसिस्टम का, वो क्या करता है, वो शेप देता है किसको, एनवायरनमेंट में। इन अ ट्रस्टियल इकोसिस्टम, ट्रस्टियल इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स के अंदर है टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड विंड। उसके बाद देखें, इन अ मैरीन इकोसिस्टम एबायोटिक फैक्टर वुड इंक्लूड सैलिनिटी एंड ओशन करंट्स। अब देखें बेटा, यहाँ पर एक की पॉइंट देखें कि जो फैक्टर्स है ना, वो भी विद रिस्पेक्ट टू इकोसिस्टम चेंज हो रहे हैं। अगर तो हम खुश्की के ऊपर हैं तो कौन से होंगे, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, विंड, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर वही चीज़ों पे अगर देखें कि अगर हम विद इन वाटर हैं, ठीक है, मैरीन इकोसिस्टम के अंदर हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ें होंगी, सैलिनिटी एंड ओशन करंट्स। ठीक है, उसके बाद बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स मिलके वर्क करते हैं और क्या बना देते हैं, एक यूनिक इकोसिस्टम बना देते हैं। अंडरस्टैंड, आगे देखें, टेम्परेचर एंड लाइट। टेम्परेचर इज एन एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर भी क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। दैट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय सनलाइट। जो टेम्परेचर है हवा का और पानी का, ये भी एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस को इफेक्ट करता है, कहाँ, इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, अ राइज इन टेम्परेचर हैज अ पोटेंशियल टू चेंज द वे अ लिविंग थिंग डेवलप। जैसे जैसे ही कहता है टेम्परेचर बढ़ता है, जो वे ऑफ लिविंग है ना, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्यों, ये चेंज क्यों होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो चेंज हो जाता है। टेम्परेचर राइज करेगा तब भी मेटाबॉलिक क्या हो जाएगा, रेट चेंज हो जाएगा। अगर वो कम होगा तब भी मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टॉलरेंस लेवल होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर को टॉलरेट करता है। ठीक है, देखेगी, उसने कहा कि एग्जाम्पल दी है कि ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, वो डाई मरना शुरू हो जाएंगे अगर उनको -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो चले जाएं। ठीक है, ठीक है, अब देखें, लाइट एक्सपोजर ऑफन इफेक्ट्स द टेम्परेचर, एरिया विद डायरेक्ट सनलाइट आर वार्मर। अब देखें, वो एरिया जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है वो क्या होंगे, वो अल्टीमेटली गर्म होंगे। वाटर, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड सम वाटर इनटेक। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत होती है,
वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड फॉल्स एज रेन और स्नो ओवर लैंड। 70% इस अर्थ सरफेस को कवर किया हुआ है और रेन और स्नो की फॉर्म में क्या होता है, ये लैंड पे आता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इन एन इन्वायरमेंट विद लिटिल वाटर ओनली ऑर्गेनिज्म रिक्वायरिंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर कैन सर्वाइव। कि अगर पानी थोड़ा होगा इन्वायरमेंट में तो फिर वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे जिनको पानी की मिकदार क्या होती है, थोड़ी की जरूरत होती है। अदर एनिमल थ्राइव इन कंडीशंस विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सच एज मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन ओशन। Water is essential to life survival, but every organism needs a different amount of water. देखें जी, वाटर पानी जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी जो अमाउंट है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। ये नहीं कि अगर हमें दिन में 20 लीटर पानी पीना है तो दूसरे जानवरों को भी वही पीना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या करती है, वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिजम्स। एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सस्टेन लाइफ। जो एटमॉस्फेयर है उसने किसको सस्टेन किया हुआ है, लाइफ को। अब देखें, एनिमल्स और दूसरे जो क्रिएचर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेती हैं और उसके अलावा फिल्टर इट फ्रॉम वाटर एंड प्लांट्स ग्रो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग्स कंबाइन ऑक्सीजन एंड कार्बन टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखें क्या आता है, लिविंग थिंग्स कंबाइन करती हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और कार्बन को, और क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं। ठीक है, केमिकल्स दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डीएनए। और ये सारे क्या है, वो केमिकल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि एनर्जी देते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है डीएनए का। अब देखिए बेटा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डीएनए क्यों कहा गया है, कोई बता सकता है बेटा? जो डीएनए का अगर हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, वो क्या है, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। अंडरस्टैंड? द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। अंडरस्टैंड? विंड, विंड क्या होती है, द एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। ये क्या होती है, जो विंड की स्पीड है, द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, दो चीजें, इफेक्ट्स द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर। कि जो विंड की स्पीड है, वो डायरेक्शन है, वो इफेक्ट करती है टेम्परेचर पर भी और किसी इन्वायरमेंट के अंदर जो नमी है उसको भी। ठीक है, वेरी हाई विंड स्पीड ऑफन इन माउंटेन्स एरिया में लीड टू स्टंटेड प्लांट ग्रोथ। क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा जो हाई स्पीड है ना, वो स्टंटेड प्लांट ग्रोथ करती है। ठीक है ना, क्योंकि उनको देखें, अगर बहुत ज़्यादा हाइट होगी प्लांट की तो वो क्या करेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके अलावा विंड का एक फंक्शन देखें, आल्सो कैरी सीड्स एंड एड पोलिनेशन। ये क्या करती है, सीड्स को भी लेके जाती है और पोलिनेशन में भी रोल प्ले करती है। तो ये अल्टीमेटली दोनों की चीज़ें क्या है, स्प्रेडिंग लाइफ। ये क्या करती है, विंड लाइफ को भी स्प्रेड करती है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ और द एयर। पहला कौन सा है, एटमॉस्फेयर या फिर एयर। उसके बाद लिथोस्फेयर, रॉक्स हो गई, ये सॉइल जो हो गई इसको हम लिथोस्फेयर कह देंगे, अर्थ सरफेस कह लें। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन वाटर, जो पानी वाला हिस्सा है, बायोस्फेयर।
लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इसे हम कहते हैं, ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट्स के, ठीक है। एटमॉस्फेयर देखें, एटमॉस्फेयर क्या है? द थिकेस्ट गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ। ये देखें बेटा, डायग्राम में देखें, ये हमने, ये अर्थ है, इसके ऊपर लेयर्स ने सराउंड किया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसने, ये जमीन के सरफेस से फ्रॉम सी लेवल टू अप टू 300 किलोमीटर अबव, कि अगर हम सी लेवल टू 300 किलोमीटर ऊपर जाएं तो ये क्या होगी? ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गैसेस देयर आर वाटर वेपर्स, इंडस्ट्रियल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इन द सस्पेंडेड स्टेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। अब देखें, इनके गैसों के अलावा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, स्मोक, डस्ट, उसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इनके अंदर हैं। सबसे पहले कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर्स, मीजोस्फेयर्स एंड थर्मोस्फेयर्स, ठीक है। ये हैं 4, कौन कौन सी? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो एंड थर्मो। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे फर्दर हम मूव करते हैं। लिथोस्फेयर्स, लिथो, द वर्ड लिथो ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन रॉकी प्लस स्फेयर, द सॉलिड आउटर मोस्ट शीट ऑफ द रॉकी प्लैनेट। कि जो सॉलिड सरफेस है ना हमारे प्लैनेट अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। ये डिफरेंट लेयर्स में मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? कोर, विच इज अराउंड 7000 किलोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, और 3500 किलोमीटर इन रेडियस। इट इज सिचुएटेड एट द अर्थ सेंटर। कहाँ पाई जाएगी? ये अर्थ के सेंटर में पाई जाएगी। उसके अलावा इसके कुछ पोर्शन होता है मेंटल का, और उसके बाद क्रस्ट, ठीक है। आगे आता है हाइड्रोस्फीयर्स। हाइड्रोस्फीयर्स वाटर वाला पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर ओशंस, लेक्स, रिवर्स, वेटलैंड्स, आइस कैप, क्लाउड्स, सॉइल, रॉक्स लेयर, बिनेथ सरफेस एयर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। वाटर जो है वो हम सबको पता है कि इसकी 3 स्टेट्स हैं, 3 हालतें हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 71% जो प्लैनेट है ना, 70 कहते हैं बाज लोग और बाज 71% कहते हैं। ये इसको किसने कवर किया हुआ है? वाटर एंड सरफेस ने कवर किया हुआ है, ठीक है। इसमें 2.53% क्या है? फ्रेश वाटर है। कितना? 2.53। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर्स अब देखें, 2.53% फ्रेश वाटर है, और उनमें से 1.74% इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स है, ठीक है। वाटर एज वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इतने किलोमीटर अबव जो होता है 12,900 किलोमीटर, ये जो है अबव है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन 1100 किलोमीटर, सिर्फ इतना, ठीक है। मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई? तो देखें स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर्स 1.74%, इतना कम पानी है जो हम फ्रेश वाटर, और पानी ज़ाया करते हुए हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा फ्रेश वाटर कितना कम रह गया है, तो पानी को ज़रा एहतियात से यूज़ किया करें। आप जानते हैं इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँ कि कि हम क्या करते हैं कि जब मुंह धोते हैं तो नल को वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करते हुए भी वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, हर काम करते हुए हम ये चीज़ खुली छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, जिसने शेविंग कप बनाया था ना, अब वाटर सर्वाइवल को देखें कितना बड़ा काम हुआ कि जिस इंसान ने शेविंग कप, कि जब हम शेव करते हैं और जिस कप में हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, वो जिसने बनाया था उसको गोल्ड मेडलिस्ट था वो, मेरे ख्याल से। कितनी बड़ी काविश है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, और हम इस चीज़ का पता ही नहीं। गौर किया करें इस चीज़ पे।
ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।